नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी शक का बीज। ज्योति और दीपक का विवाह हुआ। उनके घर खुशियों का आगमन हुआ। यामिनी जी, दीपक की माता जी, अपने इकलौते बेटे के विवाह से बेहद खुश थीं। दीपक के अलावा यामिनी जी की अन्य कोई संतान नहीं थी। दीपक के पिता का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हुआ था। दीपक प्राइवेट जॉब करता था। उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, बस गुजर बसर चल जाती थी। ज्योति भी साधारण से घर परिवार से ही थी। उसे अपने घर में ही कम वेतन में गुजर बसर करना आता था, इसलिए उसको भी कम वेतन से कुछ परेशानी नहीं थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। उन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। उनकी शादी को 3 साल बीत गए थे। यामिनी जी उन दोनों से अक्सर बच्चे के लिए कहती रहती थी, किंतु ज्योति और दीपक भी इसी बात से चिंतित थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने दोनों की जांच की। जांच में पता चला कि दीपक में ही कुछ कमी है, जिस वजह से वे निसंतान हैं। लेकिन ये बात वो माँ को नहीं बताना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यामिनी जी ज्योति को बात बात पर भला बुरा कहने लगी। दादी बनने की चाह ने उनको अंधा बना दिया था। यह बात दीपक को भी अच्छी नहीं लगती थी। दीपक माँ को सब बता देना चाहता था, लेकिन ज्योति ने उसको अपनी कसम देकर ऐसा करने से रोक रखा था। वो किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से माँ को इसकी वजह बतानी पड़ती, और उनको तो अपना खून चाहिए था। वो इस बात के लिए वैसे भी कभी राजी नहीं होती। आईवीएफ से कुछ हो सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा लगता और पूरी गारंटी भी नहीं थी कि संतान हो भी जाए। एक दिन दीपक और ज्योति साथ में बाहर घूमने गए। वहाँ उनकी मुलाकात ज्योति के पुराने मित्र अजय से हुई। अजय और ज्योति साथ ही पढ़े थे। दोनों ने एक ही डिग्री कॉलेज में साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अजय भी अपनी पत्नी आरती और 2 वर्ष की बेटी विवान के साथ वहां आया था। अजय के विवाह को भी 3 वर्ष ही हुए थे, मतलब कि दोनों का विवाह एक ही महीने में आसपास की तारीखों में ही हुआ था। इसी कारण दोनों एक दूसरे के विवाह में नहीं आ सके थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश भी थे। कॉलेज में दोनों को साथ देकर बाकी सब दोस्त उन दोनों की चर्चा करते रहते थे, क्योंकि अजय मन ही मन ज्योति से प्रेम करता था। लेकिन ज्योति अजय को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। यह बात अजय को भी अच्छे से पता थी, और इसी कारण उसने ज्योति से कभी अपना प्रेम व्यक्त नहीं किया था। लेकिन ज्योति अजय के मन की इस भावना को समझती थी। आखिर वो एक स्त्री है और पुरुषों के हाव भाव को समझती थी, पर फिर भी वो उसकी भावनाओं की कद्र करती थी, लेकिन प्रेम नहीं करती थी। आज इतने वर्षों पश्चात ज्योति को देखकर अजय पुराने ख्यालों में कहीं खो सा गया। ज्योति ने कहा, अजय, इनसे मिलो, ये मेरे पति दीपक हैं। तुम कैसे हो? कहाँ खो गए? अपनी पत्नी से हमारा परिचय नहीं कराओगे? इतना सुनते ही अजय जैसे नींद से जागा। बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी आरती हैं और ये मेरा नन्हा मुन्ना बेटा विवान है। ज्योति को विवान से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उसका भी मातृत्व जैसे जाग गया। अजय से आरती ने पूछा कि ज्योति भी हमारी शादी में आई थी क्या? तब अजय ने बताया कि हमारी शादी की तारीख आसपास ही थी, इस वजह से हम एक दूसरे की शादी में नहीं आ सके। आरती ने ज्योति से पूछा, तुम अपने बच्चे को साथ नहीं लाई? आरती की इस बात ने मानो ज्योति के जख्मों को कुरेद दिया था, लेकिन दीपक ने बात को संभाल लिया और ज्योति की जगह जवाब देते हुए कहा कि अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए और एक दूसरे को घर आने का न्योता देकर अपने अपने घर को वापस चल दिए। दीपक और ज्योति घर पहुंचे तो माँ ने नाराजगी भरे लहजे में उनसे कहा, घूम आए दोनों, घर के काम के लिए तो नौकरानी है ही घर में। दीपक कुछ कहना चाहता था, पर ज्योति ने रोक दिया। ज्योति आते ही घर के कामकाज में जुट गई। दीपक ज्योति के पास आकर बोला, माँ भी बिना बात के ही तुम्हें डांटती रहती है। तुम तो घर का काम करके ही गई थी, और वैसे भी तुम कहीं जाती ही कहाँ हो? हम बहुत दिनों बाद ही कहीं गए थे। ज्योति ने कहा, माँ जी को मुझसे बस एक ही शिकायत है, जब वो दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ज्योति शाम के समय बाजार गई थी। वहाँ रास्ते में उसको अजय ने देखा। वो अपनी कार में था और अपने ऑफिस से आ रहा था। उसने ज्योति को आवाज़ लगाई। ज्योति ने उसकी ओर देखा। अजय अपनी कार से उतरकर ज्योति की ओर आने लगा तो ज्योति ने रुकने का इशारा किया और खुद ही उसके पास आ गई। ज्योति बोली, अजय, यहाँ कैसे और कहाँ से आ रहे हो? अजय बोला, मेरा ऑफिस इसी शहर में शिफ्ट हो गया है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तो तुमने बात भी नहीं करी। बस यहाँ घर का कुछ सामान लेने आई थी। ज्योति बोली, आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ज्योति ने मना कर दिया। कहा कि घर पास ही है मेरा, अपने आप चली जाऊंगी मैं। लेकिन उसके मना करने पर अजय बोला, लगता है अपने घर की चाय का खर्चा बचा रही हो। अब ज्योति के पास कोई जवाब नहीं था, सो उसको साथ घर ले जाना पड़ा।
अजय को घर का रास्ता तो उसने समझा दिया था, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि दीपक ऑफिस से आया होगा या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी और कैसे उन्हें समझाएंगी। बस इसी सोच में अचानक अजय ने पूछा, कौन सा घर है तुम्हारा? तब ज्योति ने इशारे से उसे अपना घर दिखाया और घर के पास रुकने को कह दिया। घर पहुंचे तो दरवाजा दीपक ने ही खोला, वो भी ऑफिस से घर अभी आया ही था। दीपक को देखकर ज्योति की जान में जान आई। अजय को देखकर दीपक ने उसका अभिवादन किया और ज्योति से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? ज्योति बोल पड़ी, अंदर तो आने दो अजय को, फिर आराम से पूछते रहना। अजय अंदर आकर बैठ गया और ज्योति रसोई घर में चली गई। यामिनी जी ने ज्योति से पूछा, ये किसे साथ पकड़ के ले आई? उनकी बात सुनकर ज्योति बोली, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, बस रास्ते में मिल गए और मुझे घर छोड़ने यहाँ आ गए। बहू की बात सुनकर वो बोली, अब हमारे घर की बहू हो, ये मर्दों से दोस्ती की कहानियां यहाँ नहीं चलेंगी। पराए मर्दों से कोई दोस्ती नहीं होती, समझी? एक औलाद दे नहीं सकी और चली है मर्दों से दोस्ती करने। ये सब आवाजें बाहर कमरे में भी आ रही थी। तभी दीपक वहां चला आया और अपनी माँ को शांत कराया। कुछ देर बाद अजय तो चाय पीकर वहां से चला गया था, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी साथ लेकर चला गया था। उसको लग गया था कि ज्योति के साथ कुछ ठीक नहीं है। अजय के जाने के बाद दीपक की अपनी माँ से बहस हो गई। उसने यामिनी जी से कहा कि किसी मेहमान के आने पर तो शांत रहा करो, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता। यामिनी जी भी दीपक पर भड़क गई और बोली, जब देखो बहू की तरफदारी करता रहता है, एक बच्चा तो दे नहीं पाई, सर पे और बिठा कर रख लिया है इसे। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये हमारे पल्ले बंध गई। इससे तो अच्छा है इसको तलाक देकर दूसरा विवाह कर ले। इतना कहकर यामिनी जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इधर अपने कमरे में रोते रोते दोनों माँ बेटे की बहस ज्योति भी सुन रही थी, लेकिन अपने संस्कारवश कुछ नहीं कह सकी। फिर दीपक भी ज्योति के पास आकर उसको समझने और चुप कराने में लग गया। इधर अजय भी कुछ परेशान सा चेहरा लिए अपने घर आ पहुंचा। अजय को देखकर आरती बोली, क्या हुआ, कैसे मुंह लटका रखा है? फिर अजय ने आरती को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर आरती बोली, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यह तो उनके घर का मामला है। लेकिन आरती की बातों से अजय को चैन कहाँ मिलने वाला था। उसने अगले दिन ही ज्योति के पास फोन कर उसका हाल पूछा। ज्योति ने उससे कहा, सब ठीक है। तो अजय बोला, लेकिन कल तो सब ठीक नहीं लग रहा था। इतना सुनकर ज्योति ने कल के लिए अजय से माफी मांगी। अजय ने उससे कहा, मुझसे मिलकर सारी बात बताओ कि परेशानी क्या है। माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तुम पर? ज्योति ने कहा, तुम परेशान न हो, छोटी सी बात है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अजय नहीं माना और कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। इतना सुनना था कि ज्योति बोली, तुम घर पर रहने दो, हम बाहर ही मिल लेंगे। अगले दिन दोनों कॉफी शॉप में मिले तो ज्योति ने अजय को अपनी सासू माँ के गुस्से और चिड़चिड़ेपन का कारण बता दिया। साथ ही टेस्ट और रिपोर्ट की बात भी बता दी। सब सुनने के बाद अजय ने कहा कि इसी के स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, तुम वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे मेल पे भेज देना, मैं उनको दिखा दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को भी बुला लूंगा। तुम्हारी परेशानी का कुछ न कुछ हल निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर वो दोनों आप वापस घर चले गए। ज्योति घर वापस आ गई। शाम को दीपक के आने के बाद उसने अजय से मुलाकात की बात उसे बताई और रिपोर्ट भेजने के विषय में उसकी राय मांगी। दीपक ने कहा कि पहले भी हमने जिन डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की संभावना आईवीएफ के द्वारा ही संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। फिर इस सब से क्या फायदा है? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और डॉक्टर को दिखा देते हैं। दीपक के लिए भले ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन ज्योति को तो यामिनी जी के कटाक्षों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ज्योति ने अगले दिन सब जांच रिपोर्ट अजय को भेज दी। अजय ने अपने डॉक्टर मित्र को सब रिपोर्ट दिखाई। उन्हें देखने के बाद उसने भी वही बात कही जो बाकी सब डॉक्टर कह रहे थे कि आईवीएफ ही इसका इलाज है। लेकिन ज्योति ने पहले ही अजय से अपने हालात बयां कर रखे थे, इसलिए उसने डॉक्टर से कोई और रास्ता बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा कि एक उपाय हो सकता है, लेकिन उसका मेडिकल साइंस से कोई वास्ता नहीं है। अजय कुछ उत्साहित होकर पूछता है, वो क्या है? डॉक्टर बताता है कि मेरे पास लगभग 1 वर्ष पूर्व एक दंपति आए थे, उनका केस भी इसी के जैसा था। वे भी आईवीएफ नहीं करा सकते थे तो वो चले गए, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक गया था। वहां मुझे देखकर एक व्यक्ति ने अभिवादन किया, वो वही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि पैसों का इंतजाम हो गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैद्य से देसी इलाज कराया है। अब उन्होंने क्या इलाज कराया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी और दीपक की बीमारी एक ही थी। उनमें शुक्राणुओं की गिनती काफी कम थी। मेडिकल साइंस में उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो देसी दवा उन्होंने ली हो शायद उसने उन्हें बढ़ा दिया हो, जिससे ये सब संभव हो सका। मैं उस क्लिनिक से उनका पता लेकर तुम्हें दे दूंगा।
तुम उनको मिलवा देना। यह बात अजय ने ज्योति को बताई। ज्योति ने कहा वो दीपक से इस बारे में बात करेगी, लेकिन दीपक इन सब वैद्य हकीमों पर विश्वास नहीं करता है। फिर भी ज्योति ने दीपक को सब बात बताई, लेकिन जैसा ज्योति ने कहा था वैसा ही हुआ। दीपक ने साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि मेरे पिताजी का देहांत भी इन्हीं वैद्य और हकीमों के चक्कर में ही हुआ। उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी और वो अपना इलाज डॉक्टर से न कराकर वैद्य और हकीमों से कराते रहे, जिससे उनकी जान चली गई। ये सब अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। ज्योति ने अजय को दीपक का फैसला बता दिया। कहा तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। अजय ने ज्योति की बात सुन तो ली थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डॉक्टर से उनका पता लिया और उनसे जाकर मिला। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के गांव में कोई वैद्य है, वो दवा देता है। चाहे पुरुष में कमी हो या स्त्री में, वो रिपोर्ट देखकर उसके अनुरूप ही दवा देता है। अजय के पास रिपोर्ट तो थी ही। वो एक दिन उनको साथ लेकर अपनी गाड़ी में ही उस वैद्य के पास चला गया। उस वैद्य ने अजय को दवा का चूर्ण दिया था, जो दीपक को 3 महीने तक सुबह शाम देना था। अब दवा तो वो ले आया था, सो उसने ज्योति को मिलने के लिए बुलाया। पिछली घटना के बाद से ज्योति के घर जाने से वो कतराता था। जब ज्योति आई तो उसने उसको वो दवा देते हुए कहा कि दीपक को दवा देने का काम तुम्हारा है। तुम उसको यह दवा सुबह शाम खाने में ही डालकर दे देना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसको बता देना कि तुमने वो वैद्य वाली दवा उसको दी है। अगर दवा का असर नहीं होता तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। ज्योति को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो असमंजस में पड़ गई थी। एक तो दीपक को बिना बताए दवा देना, दूसरी ओर यामिनी जी के ताने। वो इस कश्मकश से निकल नहीं पा रही थी। यदि दवा का असर हो भी जाता है तो भी दीपक को कैसे समझाना होगा, ये भी नहीं मालूम था। लेकिन यामिनी जी के दिन ब दिन बढ़ते हुए कटुवचनों की वजह से ज्योति ने दीपक को खाने में दवा मिलाकर देना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब दीपक के अलावा यामिनी जी से भी छुपाना पड़ता था। इसी तरह दिन बीतने लगे। अजय भी ज्योति से फोन पर हालचाल पूछता रहता था। इन सब बातों को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक ज्योति चक्कर खाकर गिर पड़ी। दीपक डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उनको बधाई दी कि ज्योति माँ बनने वाली है। ज्योति तो इस बात से बहुत खुश हुई, लेकिन दीपक सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो ज्योति के चरित्र पर शक करने लगा। दीपक के चेहरे के हाव भाव देखकर ज्योति ने उसको सारी बात बताई। दीपक ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। घर आकर उन्होंने माँ को खुशखबरी सुनाई। यामिनी जी ये खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठी। ज्योति ने अजय को फोन करके उसके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन दीपक अब अजय को दिए जाने वाले धन्यवाद को अलग ही नजरिए से देख रहा था। वो अब उनकी दोस्ती पर शक करने लगा था। जहाँ यामिनी जी का व्यवहार ज्योति के प्रति मधुर होने लगा था, वहीं दीपक का व्यवहार ज्योति के प्रति बदलने लगा। वो ज्योति से अब पहले की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। बात बात पर ज्योति से झगड़ा करने लग गया था। ज्योति अब सास के तो करीब हो गई थी, लेकिन उतनी ही पति से दूर हो गई थी। ज्योति ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी सास बच्चे के जन्म से बहुत ही खुश थी, लेकिन दीपक के मन में पल रहा शक उसकी खुशियों पर हावी हो चुका था। वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी पुत्री को भी देखने नहीं आया। यामिनी जी अब ज्योति को अपनी पलकों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन ज्योति अब दीपक को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। रोज रात दीपक नशे में धुत घर आता था और ज्योति से झगड़ा करता था। यामिनी जी भी दीपक के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी के प्रति अनुचित व्यवहार करने पर अपनी ही माँ से लड़ बैठता था, वो अब रोज नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। एक रात दीपक फिर नशे में आया और हमेशा की तरह दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। लेकिन अब उसके मन में पल रहे सारे शक पूर्णतः जाहिर कर दिए और अजय का नाम ले लेकर उस पर लांछन लगाने लगा। यामिनी जी भी वहां आ गई थी। दीपक को डांटते हुए बोली, बहू से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और अपनी बेटी को भी देखकर खुश नहीं रहता। इतना सुनकर वो अपनी माँ से बोला, जिस पोती को देखकर तुम खुश होती हो वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो उस कमीने अजय की है। इतना सुनते ही यामिनी जी ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। माँ को ज्योति की तरफदारी करता देख दीपक ने माँ को अपनी जांच के विषय में बता दिया। वो बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार वो तो बाप बन ही नहीं सकता और ये बच्चा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही यामिनी जी ने अपनी बहू को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। ज्योति ने उनको सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वह अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। यामिनी जी को तो अपने बेटे की कही हुई बात का ही भरोसा था, क्योंकि उसने सबूत के तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट जो दिखाई थी। उसी समय ज्योति को बच्चे समेत उन्होंने घर से निकाल दिया। दीपक ने कहा कि वो कल ही उसको तलाक के कागज भिजवा देगा। अब किसी तरह ज्योति अपने घर आ गई। उसके माँ बाप भी गरीब ही थे। ज्योति ने उनको अपनी आप बीती बता दी। अगले दिन ही दीपक ने अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। अजय ने भी अगले दिन हालचाल पूछने के लिए ज्योति को फोन किया। अजय से बात करते करते ज्योति रोने लगी। अजय को उसने अपना सारा दुख बयां कर दिया।
अजय ने कहा, मैं दीपक से जाकर बात करता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ज्योति ने उसको मना कर दिया। कहा कि अब वो किसी की नहीं सुनेगा। ज्योति के पास तलाक का नोटिस भी आ गया और तारीख पर सब वहां पहुंच गए। अदालत की कार्यवाही में अजय भी ज्योति के साथ आया। उसको आया देखकर दीपक को गुस्सा तो आया, लेकिन सबके सामने अपना गुस्सा पी गया और कुछ कह न सका। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो दीपक ने तरह तरह के लांछन ज्योति पर लगाए और तलाक का कारण भी यही बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। जब ज्योति से पूछा गया तो उसने देसी इलाज वाली सब बात बता दी, लेकिन अदालत में सबूत ही चलते हैं जो ज्योति के पास नहीं थे, क्योंकि कानून तो मेडिकल साइंस की ही रिपोर्ट मानता है। इस पर ज्योति के वकील ने कहा कि सबूत के लिए अदालत डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए तारीख दी गई। अब अगली तारीख में टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही फैसला होना था। टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। तारीख के दिन अदालत में बताया गया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा दीपक का ही है। अब इस रिपोर्ट को देखकर दीपक आत्मग्लानि से भर गया और अदालत से अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने का अनुरोध करने लगा। लेकिन अब ज्योति ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक बार शक की दरार रिश्ते में आ जाती है तो वो कभी नहीं भरती। उसने अदालत से तलाक देने का आग्रह किया। इस तरह उनका तलाक हो गया। यामिनी जी और दीपक अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। एक छोटे से शक के बीज ने उनकी खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ज्योति अब अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में रहने लगी। अजय ने ज्योति की नौकरी लगवा दी थी ताकि वो अपनी और अपनी बेटी का जीवन यापन कर सके। दीपक अब बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी अपनी माँ के पास भी ले जाया करता था। उम्मीद है दिल छू लेने वाली ये मार्मिक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।